मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेरियर द सम ऑफ 100 रुपीज़। आरबीआई का गवर्नर कहता है ये। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पे बात करने से पहले जो हमारी इंडियन करेंसी है उस पर बात करते हैं, जिससे बहुत सारे टर्म्स निकल के आएंगे जो क्रिप्टो करेंसी को समझने में, बिटकॉइन को समझने में आसानी होगी। हमारा जो इंडियन करेंसी है, रिजर्व बैंक इसे प्रिंट करती है, इसके रेगुलेशन को देखती है, इससे संबंधित क्रेडिट पॉलिसीज़ को देखती है, और ये जो आरबीआई बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, जो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बोली जाती है। ये सारा चीज़ आरबीआई देखती है, जैसे कितने नोट्स की प्रिंटिंग करनी है, कौन से पुराने नोट्स को बैन करने हैं, कौन से नए नोट्स को इंट्रोड्यूस करना है। दोस्तों, यहाँ एक और बात बताते चले, आरबीआई जितनी भी नोट्स की छपाई करती है उससे पहले उतनी वैल्यू के गोल्ड प्लस फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रिजर्व रखती है, तब जाके नोट्स की प्रिंटिंग करती है। और इस करेंसी के सर्कुलेशन के लिए एक नेटवर्क है जो आरबीआई ही कंट्रोल करती है, और इसके नेटवर्क में बैंक्स, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आती हैं। हम लोग जब कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं दो तरीके से, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जब ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो हमारी अपनी नोट्स हैं उसी के थ्रू से करते हैं, और ये प्री ऑथराइज होती है आरबीआई के द्वारा, और सेल्फ वेरीफाइड करके हम एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं। बट जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात आती है तो इसमें हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, इसके थ्रू से हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में ये सिर्फ एक डिजिट है, इसे वेरीफाई थर्ड पार्टी से ही अच्छे से किया जा सकता है। हमारे डेली लाइफ के ट्रांजैक्शन में हमारी नोट्स को, करेंसी को लेके थर्ड पार्टी यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। लेकिन कभी कभी इस सेंट्रलाइज्ड बॉडी के मिसमैनेजमेंट या किसी और कारण से हम आम इंसानों को कभी कभी अनकंफर्टेबल वाली सी बात देखने को पड़ती है। जैसे कभी कुछ बैंक्स डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या किसी बैंक्स में कैश की कमी हो जाती है। एक्चुअली हम जितने भी पैसे बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसे कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करती है अपने बिजनेस के लिए। अगर सारे लोग एक साथ बैंक्स चले जाए तो बैंक सभी लोगों को पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पैसे कहीं और इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं। और तब बैंक इस सिचुएशंस में रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, आप 2000, 4000 या 5000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, जिससे एक अनकंफर्टेबल वाली बात रहती है। और दोस्तों, आप सब जानते ही हैं 2016 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन लागू किया कुछ शर्तों के साथ। तब देश में एक अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशंस थी, लेकिन फिर भी लोगों का सपोर्ट था और ये समय बीत गया। 2008 में अमेरिका में एक रिसेशंस आई थी, बैंकिंग सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर्स के मिसमैनेजमेंट के कारण, और इसका असर वहाँ के आम लोगों को तो पड़ा ही, साथ ही साथ जब भी अमेरिका में कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस होती है तो इसका असर वर्ल्ड के लगभग सभी देशों में मेजर या माइनर रूप से देखने को मिलता है। बैंक एक थर्ड पार्टी के रूप की तरह काम करती है। अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाए या उनसे कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाए तो आम लोगों को ट्रांजेक्शन्स करने में, अपने पैसे ही निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। इन सभी बातों से दूर 2008 में ही 31 अक्टूबर को सतोशी नाकामोटो नाम का एक अननोन पर्सन ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की बात कही गई, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्टली पेमेंट्स कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से या बिना किसी थर्ड पार्टी के ऑथराइजेशन से। और इसमें किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी सेंट्रलाइज्ड बॉडी का कंट्रोल नहीं होगा। ये व्हाइट पेपर बिटकॉइन का एक मैनिफेस्टो है, जिसे घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, और इसी से 2008 में ही बिटकॉइन की जन्म हुई थी। इस व्हाइट पेपर में बिटकॉइन के ट्रांसपेरेंसी रूल और इसके ऑब्जेक्टिव को क्लियरली बताया गया। बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन पे आधारित है। क्रिप्टोग्राफी एक काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन वाली टेक्नोलॉजी है जो पीर-टू-पीर काम करती है। वहीं ब्लॉकचेन, इसकी एग्जिस्टेंस तो 1991 से थी, बट इसकी लाइमलाइट बिटकॉइन के साथ हुई। बिटकॉइन एक ओपन नेटवर्क पर काम करती है। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई ट्रांजेक्शन्स करती है, बिटकॉइंस भेजती है, तो बीच में माइनर्स को उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना होता है, और जब वेरीफाई हो जाता है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। जब ऐसे कई ट्रांजेक्शन्स को माइनर्स द्वारा वेरीफाई किया जाता है तब एक ब्लॉक क्रिएट होती है। जब एक ब्लॉक क्रिएट हो जाती है तब कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के द्वारा ही उस माइनर्स को रिवॉर्ड में बिटकॉइन दिए जाते हैं। यहाँ पे माइनस एक पार्शियली थर्ड पार्टी है, बट इसके अंडर में कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करती है, इसके बदले में उसे कुछ कमीशंस मिलती है। और जब ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं
तब उन्हें रिवॉर्ड में बिटकॉइंस मिलती हैं। और बिटकॉइन की माइनिंग करना ये ओपन है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई किसी का कंट्रोल नहीं। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस की शुरुआत 2009 से मानी जाती है और ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2010, 11, 12 ये बढ़ने लगी। लेकिन जब ये बढ़ने लगी तो लगभग दुनिया के सभी देशों ने, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सभी ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही साथ भारत ने भी इस पर रोक लगाई। लेकिन बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, इसकी वैल्यू बढ़ती गई, लोगों को इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ इसे अलाउ करने लगी, इसे लीगलाइज करने लगी। कुछ देश बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस में टैक्स लगा करके इसे रेगुलेट किया गया। कुछ देश की सरकारों ने इसे लीगल या इलीगल कुछ भी नहीं कह के इससे पाला झाड़ लिया। धीरे धीरे लगभग वर्ल्ड के सभी बड़ी कंपनी बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी। यहाँ तक कि बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स, एक्टर्स बिटकॉइंस में पेमेंट्स लेने लगे, अपने एल्बम्स को बिटकॉइन में बेचने लगे। इधर हमारे इंडिया में 2018 में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर कि कोई बिटकॉइन से डील ना करे। और अप्रैल 2020 में फेसबुक ने भी अनाउंस की लिब्रा नाम की एक क्रिप्टो करेंसी लाने की, और उन्होंने भी व्हाइट पेपर अनाउंस कर दी। इससे क्रिप्टो करेंसी के फेवर में माहौल बनते गया, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती गई। जब बिटकॉइन की वैल्यू में और ज़्यादा तेज़ी तब आई जब एलन मस्क ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही, और साथ ही साथ टेस्ला की परचेजिंग में बिटकॉइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने की बात कही। इससे बिटकॉइंस की वैल्यू और तेज़ी से बढ़ने लगी। और इधर इंडिया में मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा लगाया गया रिस्ट्रिक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के बिटकॉइन के रेगुलेशन को अलाउ कर दिया, बिटकॉइन के रेगुलेशन को चलने दिया। समय बीतते गया, बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, बिटकॉइन की वैल्यू आसमान छूने लगी। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं बिटकॉइन पे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। दुनिया में मात्र 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही क्रिएट हो सकते हैं, और इसकी टाइमिंग है 2140 तक। 2009 से 2021 तक अब तक 90% बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, और मात्र 10% बिटकॉइन माइन होने में 119 साल लगभग लग जाएंगे। बिटकॉइन माइन होने पे जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो हर 4 साल में इसकी आधी होती जाती है। 2012 तक डेली 7200 बिटकॉइंस माइन होती थी, हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइंस। 2012 से 2016 तक डेली 3600 बिटकॉइंस माइन होती थी, हर 10 मिनट में लगभग 25 बिटकॉइंस माइन होती थी। 2016 से 2020 तक डेली 1800 बिटकॉइंस माइन होती रही, हर 10 मिनट में 12.5 बिटकॉइंस। 2020 से 2024 तक डेली 900 बिटकॉइंस माइन हो रही है, हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइंस की माइनिंग हो रही है। ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा 2140 तक, और तब तक 21 मिलियन बिटकॉइन की क्रिएशन हो चुकी होगी। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसकी एक्सेस हर किसी के पास है, एक ओपन नेटवर्क पर काम करती है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जो डेटा को सिक्योर रखती है, जो एक ओपन लेजर सोर्स है जहां सारे बिटकॉइंस का हिसाब रहता है। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 71 मिलियन के आसपास बिटकॉइन होल्डर हैं। हमारा जो फिजिकल करेंसी है नोट्स, इसके जैसे ही बिटकॉइन भी चोरी हो सकते हैं। 2016 में बिटफिनिक्स एक्सचेंजर से एक बहुत बड़ी बिटकॉइन की चोरी हुई थी जिसका वैल्यू $78 मिलियन के आसपास थी। बिटकॉइन जब मार्केट में आया तो धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती गई। हालांकि आज भी एक सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, लेकिन इसके अल्टरनेटिव भी मार्केट्स में बहुत आने लगे। और बिटकॉइन के बाद जितने भी क्रिप्टो करेंसी आई है उसे अल्ट कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी संख्या लगभग 5000 से भी ज़्यादा है। लेकिन जो टॉप 10 मार्केट शेयरिंग के अनुसार है ये लिस्ट है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जिन्होंने बिटकॉइन की क्रिएशन की है, सतोशी नाकामोटो, इसने हमेशा से अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखा। हालांकि कई सारे लोगों ने खुद को प्रूव करना चाहा कि वही सतोशी नाकामोटो है, बट ये सारी फॉल्स हुई। कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो जापान से हैं, ये भी फॉल्स बात है, अब तक साबित नहीं हुई है। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन जो इसकी हाइडेंसी प्रॉपर्टी रही है शुरू से, इसको हाइप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल की है। सपोज कि बिटकॉइन इंडिया की होती तो पाकिस्तान वाले इससे परहेज करते, चाइना का होता तो इंडिया इसे एक्सेप्ट करने से पीछे रहता, अमेरिका का रहता तो चाइना, रसिया ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, रसिया का रहता तो अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता।
फिर इसकी एक्सेप्टेंसी को लेके बहुत सारे सवाल रहते, लेकिन ये हाइडेंसी के कारण क्या अमेरिका, क्या इंडिया, क्या चाइना, क्या रसिया, सब के लिए इक्वल है, ये सभी ने इक्वली रूप से इसको एक्सेप्ट किया है। लास्ट में बिटकॉइन को लेकर कुछ कंसर्निंग बातें करते हैं जिससे आप एक ओपिनियन बना सकते हैं। बिटकॉइन सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण लोगों की क्रेजीनेस, लोगों का रुझान इसके ऊपर काफ़ी बढ़ा। अगर हम एक कंपैरिजन में देखें, 2015 में गोल्ड की वैल्यू लगभग 25,000 से 26,000 के आसपास थी, जो 2021 में बढ़कर लगभग 50,000 के आसपास आई। वहीं बिटकॉइन की वैल्यू उसी 2015 में 25,000 के आसपास थी, जो 2021 में आके 33 लाख हो गई। आप समझ सकते हैं डिफरेंसेस, कितने टाइम्स की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई बिटकॉइंस में। इसलिए लोगों का रुझान बिटकॉइन को समझने, बिटकॉइन को परचेज करने में, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रखने में ज़्यादा है। लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग बातों से अट्रैक्ट होने से पहले कुछ और बातें देख लें इसके अदर साइड में। कैम्ब्रिज द्वारा रिलीज की गई एक इंडेक्स के द्वारा एक साल में बिटकॉइन की माइनिंग के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन अकेले न्यूजीलैंड के बराबर होती है। तो बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस करना हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बर्डन साबित हुई है। इलॉन मस्क ने भी यूटर्न इसी बात से लिया था कि बिटकॉइन की माइनिंग द्वारा जितनी एनर्जी की कंजम्पशंस होती है वो एक क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। एक बिटकॉइन माइन होने में जितनी एनर्जी कंजम्पशन होती है वो लगभग 300 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के बराबर है, जो लगभग 7.5 लाख कार्ड के स्वाइप होने के बराबर है। बिटकॉइन में जब ट्रांजैक्शंस होती है, ब्लॉकचेन में इसका रिकॉर्ड होती है, लेकिन ये कोई फिजिकल एड्रेस को रिकॉर्ड नहीं करती है, जिसके कारण इलीगल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जो सरकार के, किसी भी देश के गवर्नमेंट की लिए एक चिंता का विषय है। जब किसी देश में अपने इकोनॉमी के बराबर दूसरी इकोनॉमी जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहे ऐसी बन जाए तो इसका नुकसान हमारी इकोनॉमी में पड़ती है। अगर डेली लाइफ में बिटकॉइन का यूजेस होने लगे, डेली ट्रांजैक्शंस में, इसका बुरा असर हमारे इकोनॉमी में पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर्स के जॉब्स में पड़ेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना मन दिखाया है क्रिप्टो करेंसी को लेके। अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी ला रही है तो एक अच्छी बात है, और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी फ्लेक्सिबिलिटीज़, इसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए लानी चाहिए, जो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेंस हो। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे काम को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।